मोड फील्ड जो आपका है ये ऑप्शनल होता है। एक मिनट। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में आपका जो मोड फील्ड है, वो मोड फील्ड हमारा जो है वो ऑप्शनल फील्ड होता है। ओपी कोड फील्ड और ऑपरेंट फील्ड ये आपका जो है मैंडेटरी फील्ड है। जब भी कोई इंस्ट्रक्शन किसी कंप्यूटर के लिए लिखते हैं तो उसमें हम ओपी कोड जनरेट करते हैं, ओपी कोड फील्ड लिखते हैं और ऑपरेंट फील्ड लिखते हैं। अब ओपी कोड फील्ड के लिए हम लोग डेटा ट्रांसफर, डेटा मैनिपुलेशन या प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हैं उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए जिसके लिए इंस्ट्रक्शन सेट हम लिखने जा रहे हैं। सेम थिंग ऑपरेंट फील्ड के केस में हम उस पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर का जो है रजिस्टर एज ए वेरिएबल एलोकेटर, यानी कि डेटा एलोकेट करने के लिए रजिस्टर यूज करते हैं, या हम मेमोरी लोकेशन या एड्रेस या वेरिएबल यूज करते हैं जहां पर हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। अब तीसरा जो मोड फील्ड है दैट इज द फील्ड विच इज यूज्ड टू सेलेक्ट द ऑपरेंड फॉर ऑपरेशन, and whenever you are writing the op code field and operand field, then that mode field is automatically designated in the instruction। तो वहां पर अलग से मोड फील्ड लिखने का जरूरत नहीं होता है। अब एड्रेसिंग मोड्स पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर का अगर हम डिस्कस करें तो एड्रेसिंग मोड्स माइक्रो प्रोसेसर टू माइक्रो प्रोसेसर वेरी करता है, ठीक है ना। एक माइक्रो प्रोसेसर दूसरे माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेसिंग मोड्स वेरी करता है। जो आगे हम लोग सिस्क और रिस्क बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर देखेंगे वहां पर भी रिस्क बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर में मिनिमम नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स यूज होता है कंपेयर टू सिस्क बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर। तो आपके बैच में एक रोल नंबर 38 भी है, आप ही के बैच में है, तो वो रोल नंबर शायद रवि जो उस दिन क्लास में था। यस सर। लिस्ट में 36 यस सर, बाद में तक ही नाम है। यस सर, उसको रोल हाँ, मेरे पास जो लिस्ट है उसमें 36 रोल नंबर तक ही है, तो 2 रोल नंबर और अपडेट हुआ है, तो वो अपडेट अब आ गया है, तो उसमें शायद 38 रोल नंबर है उसका, है ना, जो लास्ट क्लास में था। तो एज वी नो डैट इंस्ट्रक्शंस एड्रेसिंग मोड्स अगर पूछा जाए तो एड्रेसिंग मोड्स क्या होता है? एड्रेसिंग मोड्स आपका वही होता है जो मोड फील्ड का डिफिनीशन है, यानी कि द वे बाय विच एन ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड फॉर एन इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एड्रेसिंग मोड्स। और यू कैन से दैट द वे इन बाय विच एन ऑपरेंड इज सिलेक्टेड फॉर ऑपरेशन, क्योंकि ऑपरेशन में आप इंस्ट्रक्शन में ही यूज करेंगे उसको ऑपरेंड को, तो दैट इज नोन एज एड्रेसिंग मोड्स। तो दैट्स वाई यहाँ मेंशन किया हुआ है कि एज वी नो दैट एन इंस्ट्रक्शन परफॉर्म्स स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन द स्पेसिफाइड डेटा। अब कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं तो वो डेटा के ऊपर होता है, और डेटा को आप कहीं ना कहीं किसी वेरिएबल में या रजिस्टर में, यहाँ पर वेरिएबल ही केवल नहीं रजिस्टर भी यूज होता है डेटा को एलोकेट करने के लिए। तो वेरिएबल एज वेल एज रजिस्टर्स बोथ आर यूज्ड फॉर द पर्टिकुलर डेटा एलोकेशन। तो प्रोग्रामर को ये तय करना होता है कि आपका डेटा उसको कहाँ से लेना है, रजिस्टर से लेना है या किसी मेमोरी लोकेशन से लेना है। जैसे आप अगर सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो 2 नंबर को जोड़ने के लिए जब प्रोग्राम लिखते हैं तो पहले आप ए और बी 2 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, यानी कि इंटीजर टाइप, फिर उसके बाद ए और बी में वैल्यू इनपुट लेते हैं। वो वैल्यू एक्चुअली क्या होता है, दैट इज द डेटा एलोकेटेड ऑन द मेमोरी लोकेशन ए एंड बी। 34 रोल नंबर बिट्टू राज क्या है? सर कट कर रहे थे इसीलिए थोड़ा सा स्क्रीन मेरा प्रॉब्लम है। अच्छा, आप लैपटॉप से हैं क्या, मोबाइल से नहीं है? फोन से सर। फोन में तो स्नैप ले सकते हैं। सर आई थिंक नेटवर्क इशू है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या है कि एड्रेसिंग प्रोग्रामर को ये तय करना होता है
कि आपका डेटा वो कहाँ से लेगा। तो जैसे आप प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का यूज करते हैं डेटा को एलोकेट करने के लिए, तो यहाँ पर हम वेरिएबल या कोई रजिस्टर स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर का यूज कर सकते हैं डेटा को होल्ड करने के लिए, एलोकेट करने के लिए। तो इसलिए द रिक्वायर्ड ऑपरेंड में बी प्लेस्ड इन द एक्यूमुलेटर रजिस्टर, इन जनरल पर्पस रजिस्टर और इन मेमोरी वेरिएबल और एड्रेस और लोकेशन। जैसे आप सी प्रोग्रामिंग में कोई भी वेरिएबल यूज करते हैं जहां पर आपका डेटा अवेलेबल होता है, जिसको आप किसी भी ऑपरेशन में जो है यूटिलाइज करते हैं। जैसे ए और बी को जोड़ना है तो ए और बी में वैल्यू पहले चाहिए, तो ए और बी में वैल्यू इनपुट लेते हैं, फिर ए प्लस बी करते हैं। तो प्रोसेस जनरेट करने से पहले आपको उसमें डेटा चाहिए होता है, और डेटा जो आप लेंगे उसके लिए वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ आप सी प्रोग्रामिंग में केवल मेमोरी वेरिएबल यूज करते हैं। इन assembly language we use memory variable as well as register of a specific microprocessor to allocate data over there. तो that is the particular part. तो इसलिए definition में ये लिखा हुआ addressing modes को अगर define करना हो तो it is the way by which an operand is specified for an instruction is known as addressing modes. तो addressing modes is the way by which an operand is specified for an instruction. किसी भी इंस्ट्रक्शन में जो ऑपरेंड कैसे स्पेसिफाई होगा, यानी डेटा आप कहां से लेंगे, ये आपका एड्रेसिंग मोड से तय होगा। अब जो इंटेल 8086 स्पेसिफिक हम लोग माइक्रो प्रोसेसर जो है एड्रेसिंग मोड डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर 8 तरह का एड्रेसिंग मोड्स हम लोग डिस्कस करेंगे जो 8086 में अवेलेबल है। अब इस 8 में ये 2 कैटेगरी में बटा है, रजिस्टर बेस्ड और मेमोरी बेस्ड। रजिस्टर बेस्ड यानी कि केवल रजिस्टर इन्वॉल्वमेंट जिस एड्रेसिंग में होगा तो उसको हम रजिस्टर बेस्ड बोलेंगे, और जहां पर मेमोरी ऑफसेट या बेस एड्रेस स्टार्टिंग एड्रेस का कॉन्सेप्ट आएगा, रजिस्टर भी वहां यूज होगा, बट जहां पर इफेक्टिव एड्रेस ऑफसेट एड्रेस जनरेट करने की बात होगी तो दैट इज द मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड्स। तो 2 एड्रेसिंग मोड्स कम्स अंडर रजिस्टर बेस्ड एंड 6 एड्रेसिंग मोड्स कम्स अंडर मेमोरी बेस्ड। रजिस्टर बेस्ड दैट इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, और मेमोरी बेस्ड में आपका जो है डायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट, बेस एड्रेसिंग, इंडेक्स एड्रेसिंग, बेस इंडेक्स एड्रेसिंग और बेस इंडेक्स विथ डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर ये चीज समझिए कि ऑलरेडी आप जनरल कंप्यूटर यानी कॉमन कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन सेट लिखे, जहां पर रजिस्टर एड्रेसिंग क्या होता था, जब केवल रजिस्टर आपका इन्वॉल्व होता था कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए, लाइक मूव R1 R2। जैसे मूव R1 R2 लिख रहे हैं तो बोथ R1 and R2 is register, that means data is either kept in register 1 or register 2, because you are writing move R1 R2, that means whatever data available with the R2, that data is transferred to the register R1, ठीक है ना, because both are register, that's why it is register based addressing mode। तो इसलिए आपका मोड फील्ड जो है वो ऑप्शनल होता था। क्यों? क्योंकि आपका जो लिखने का जो इंस्ट्रक्शन लिखा आपने, उसी से ये तय हो गया कि आपका मोड ऑफ एड्रेसिंग क्या होगा। मोड ऑफ एड्रेसिंग क्योंकि रजिस्टर आपने केवल यूज किया है, अब वहां पर क्या रिप्लेस करना है, जो R1 R2 आप ले रहे थे, वहां पर जब किसी स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर जैसे इंटेल 8086 के लिए अगर इंस्ट्रक्शन सेट लिखा जाएगा तो रजिस्टर का नाम जो इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर में जो रजिस्टर सेट है उसी में से जनरल पर्पस रजिस्टर का जो है नेमिंग कन्वेंशन यूज किया जाएगा। तो वी कैन राइट इन दिस मैनर मूव AX BX, so in place of R1 R2 we just take move AX BX, so both AX and BX is what, this is the general purpose register of Intel 8086. AX is the accumulator register, BX is the base register. Are you getting the point? So only we replace the name of register with a specific register set of Intel 8086, rest instruction set is as it is। जैसे move R1 R2 जैसे लिखते थे वैसे ही लिखा जाएगा, लेकिन R1 R2 is replaced by a specific register available with Intel 8086। Now we just see one by one. First at register addressing mode। तो register addressing mode as per the name is concerned, यहाँ नाम से ही पता है कि in this mode of addressing the operand is placed in one of the 16 बिट और 8 बिट। अब यहाँ पर 2 बात लिखा गया है, 8 बिट और 16 बिट, इसलिए क्योंकि आपका जो जनरल पर्पस रजिस्टर ABCD है, एक्यूमुलेटर, बेस, काउंटर और डेटा रजिस्टर, ये आपका लो ऑर्डर 8-8 बिट का लो और हाई ऑर्डर
बिट में भी डिवाइडेड है। तो अगर आप लो ऑर्डर एल, बीएल, सीएल और डीएल यूज करेंगे तो यू आर यूजिंग 8-bit जनरल पर्पस रजिस्टर, एंड व्हेनेवर यू आर यूजिंग एएक्स, बीएक्स, सीएक्स, डीएक्स, देन यू आर यूजिंग 16-bit रजिस्टर सेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर CX AX लिखा गया है तो वो 16-bit रजिस्टर को यूज किया जा रहा है, और जहाँ AL BL लिखा गया वहाँ 8-bit रजिस्टर यूज हो रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ मेंशन है इन द अबव एग्जांपल ऑफ 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन only general purpose register of 8086 is used to handle the data. Therefore mode of addressing is register based, because CX और DX दोनों रजिस्टर है और एक रजिस्टर से डेटा आपका दूसरे रजिस्टर में मूव कर रहा है या समअप हो रहा है, तो इसलिए इस वेरियस जो ऑप्शन जो इंस्ट्रक्शन सेट हमने लिखा, इसको हम लोग कह सकते हैं इसका मोड फील्ड क्या है, इसका मोड फील्ड है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। क्लियर है? रजिस्टर एड्रेसिंग में कोई डाउट नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर एड्रेसिंग जो है कॉमन कंप्यूटर जनरल कंप्यूटर के लिए लिख चुके हैं। यानी स्पेसिफिक अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो स्पेसिफिक इंटेल 8086 है, तो इंटेल 8086 का केवल रजिस्टर नेमिंग कन्वेंशन रिप्लेसमेंट होगा, बाकी जो इंस्ट्रक्शन जैसे लिखते थे वैसे ही लिखा जाएगा। सेकंड जो है, यू आर आल्सो डूइंग द सेम। एक मिनट, हाँ, तो इमीडिएट एड्रेसिंग, सेकंड इज द इमीडिएट एड्रेसिंग। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में बेसिकली व्हेनेवर यू आर गिविंग द इमीडिएट डेटा in your program, just we are taking the example of QBasic as well as C program here. तो C program, just see the C program. in C program जैसे आप लिखते हैं, दो वेरिएबल डिक्लेयर किया AB डिक्लेयर करने के बाद उसमें पहले इनपुट लेते हैं, फिर इनपुट लेने के बाद आप A+B करते हैं। यानी कि यहाँ पर आप डेटा को एलोकेट करने से पहले उसको वेरिएबल डिक्लेयर आप पहले करते हैं, क्योंकि आप जब वैल्यू लेंगे तो वो किसी लोकेशन में एलोकेट होगा, तो लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए आप वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन यूज करते हैं। लेकिन अगर आप वेरिएबल के जगह डायरेक्टली डेटा आप प्रोसेस में यूज करें, जैसे printf %d 10+20, you are using AB for allocating 10 or 20 or any two variable, whatever variable user want to take input for A and B. So here whenever we are using constant value for any types of operation, then that is the immediate mode of addressing. तो जब आप डायरेक्ट डेटा एलोकेट करते हैं, जैसे वहां पर आप देख रहे हैं कि इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग द ऑपरेंड इज प्लेस्ड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। ऑपरेंड का मतलब कि जो डेटा है जिसके लिए आप वेरिएबल या रजिस्टर ले रहे थे, वो वेरिएबल और रजिस्टर को न लेकर डायरेक्ट डेटा को ही आप एक्यूमुलेटर रजिस्टर में लोड कर दिए। यानी कि 8 बिट है, दैट मींस 8 बिट में आपका जो मैक्सिमम लिमिट 256 होगा, क्योंकि 2 का पावर 8 है, और 16 बिट में 2 का पावर 16 निकालिएगा, जितना होगा उसके हिसाब से आपका डेटा का साइज होगा, जिस डेटा को आप एलोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ मूव AL 35H, 35H is the data within the limit 8 bit. AL is also 8 bit register, accumulator register. तो we are directly allocating, जैसे ये ठीक उसी तरह से है जैसे आप लिखेंगे मूव, ठीक है ना, R1 20 in place of using any variable, whenever you write in this manner in generalized form, अगर आप ऐसा लिख रहे हैं मूव R1 10 and sum R1 20, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? R1 में 10 + 20 हो जाएगा ना? यस सर।
ये जो 10 और 20 यहाँ पर भी वही काम किए हैं। 10 + 20 लिखेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट सीधे 30 प्रिंट करेगा, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं हुआ। ये आपका जो है ये स्टैटिक यानी कि कांस्टेंट प्रोग्राम हो गया, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू इस पर काम करेगा। ठीक उसी तरह से है जैसे कैलकुलेटर में आपने प्रोग्राम कर दिया 2 और 3 को जोड़कर 5 डिस्प्ले कराने के लिए, तो अगर उस कैलकुलेटर से कोई दूसरा वैल्यू जोड़ना चाहेगा तो नहीं जोड़ पाएगा। That is the reason behind declaration of variable, and through variable we are taking input, because whenever user want to change the value for the variable, then anytime user change the value of the variable at the time of execution of the program. But in case of constant, there is no provision to change the value, because whatever constant value you are taking at the time of writing of the program, the same set of value is displayed onto the screen number of times whenever the program get executed. तो जब जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वही 10 और 20 30 प्रिंट होगा, लेकिन जब आप ए बी का वैल्यू इनपुट लेंगे यूजर से, तो यूजर्स का वेट करेगा कि यूजर ने ए बी का वैल्यू क्या दिया। एक बार यूजर का वैल्यू जब एक्सेप्टेड हो जाएगा, तब उस यूजर एंट्री वैल्यू इंटर्ड वैल्यू के बेसिस पर ए और बी जो है ऐड अप होगा। यानी ए प्लस बी आपका कब ऐड होगा, जब कब ऐड होगा, जब ए और बी का, ऐसा लिख सकते हैं। ये प्रिंटफ स्कैनफ यानी कि ये 2 लाइन को स्किप करके, इस 2 लाइन को स्किप करके वेरिएबल डिक्लेयर करके और डायरेक्ट ये काम कर सकते हैं। Yes, sir. यस सर। No, sir. Impossible. नो सर। सर अगर वेरिएबल को पहले से फिक्स कर दे। हाँ हाँ, ये करेंगे तब, अभी तो किया नहीं गया है। हाँ, यहाँ पर अगर 10 लिख दें, यहाँ पर अगर 20 लिख दें, तब ये काम, ये दोनों लाइन हमारा स्किप हो जाएगा और यहाँ ए प्लस बी आपका काम Then it is करेगा। possible. लेकिन इसके अलावा भी बताइए कि अगर ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं करें तब करेगा। 2 लाइन नहीं नो लिखी, सर, नहीं करेगी। सर ए प्लस बी का हम असाइनिंग लिखे हैं। यस सर। करेगा तो जरूर, लेकिन अभी नहीं करेगा। करेगा तो तो नहीं करेगा। करेगा जरूर। अभी शायद आप वो सेक्शन पढ़े नहीं होंगे, इसलिए उसको नहीं बता पा रहे हैं। वो सेक्शन पढ़ेंगे, स्टोरेज क्लास जब पढ़ेंगे तो वो चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए वो करता है, वो करेगा। Here we declare AB and printf percentage D A plus B. See this one. यहाँ पर क्या प्रिंट कर रहा है? 1. 1 प्रिंट कर रहा है। हम लोग तो कोई असाइनमेंट किए नहीं है, फिर भी 1 प्रिंट कर रहा है। वो 1 कैसे प्रिंट कर रहा है? यहाँ पर चूंकि ये आईडी है, तो यहाँ पर आप फाइनल एनालिसिस नहीं कर सकते हैं किसी, इस पर वहाँ पर डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो अगर हम टर्बो C++ कंपाइलर को ओपन करें और वहाँ पर ये चीज देखें तो ज्यादा क्लियर होगा। तो सर बनी यहाँ वैल्यू नहीं देगा, कोई रैंडम वैल्यू देगा। studio.h और फोनियो भी लेना पड़ेगा यहाँ पे। और void
रुक जाओ। देखिए अभी क्या किया, गार्बेज वैल्यू लिया, Yes, sir. ये गार्बेज वैल्यू लिया, क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ऑटो स्टोरेज क्लास का मेंबर है। लेकिन अगर आप इसको स्टैटिक स्टोरेज क्लास का मेंबर बना दीजिएगा, 4 स्टोरेज क्लास पढ़िएगा आप, ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न और रजिस्टर, तो बाय डिफॉल्ट जितना भी लोकल वेरिएबल है वो सब ऑटो स्टोरेज क्लास का मेंबर होता है, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। और जितना भी ग्लोबल वेरिएबल होता है, यानी कि किसी भी फंक्शन से बाहर, चाहे मेन हो या कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन से बाहर, ताकि उसका यूज किसी भी फंक्शन में कर सकते हैं आप, मेन फंक्शन में भी कर सकते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शन में। तो इस केस में जैसे ही आप स्टैटिक, यानी स्टैटिक आप बनाने का मतलब है कि आपका स्टोरेज क्लास अब बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज हो गया 0, अगर ए बी का वैल्यू आप इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो वहां पर आईडी में वही आपका जो है वो डिफॉल्ट 1 आपका प्रिंट कर रहा था, लेकिन वहां पर ऑटोमेटिक और ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को होल्ड नहीं कर रहा था, तो वहां से वो क्लियर नहीं हो रहा था। अब यहाँ जैसे ही आप स्टैटिक करेंगे तो क्या होगा, ए और बी आपका अगर प्रॉपर इनिशियलाइजेशन नहीं होगा तो ये दोनों में 0 असाइन हो जाएगा, तो 0 में असाइन होगा तो उस केस में आपका आउटकम 0 डिस्प्ले हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो अगर स्टैटिक स्टोरेज क्लास लेते हैं तो स्टैटिक का बोलेंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैटिक, तो किसी भी ऑटो यानी कि लोकल वेरिएबल को या ग्लोबल वेरिएबल को हम स्टैटिक बनाते हैं रिकर्सिव प्रोसीजर्स के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि अगर कोई लूप का वर्क करेंगे आप, तो लूप में क्या है, लूप में एक बार आप जाएंगे पूरा वर्क करके निकल जाएंगे, लेकिन अगर कंडीशनल कोई स्टेटमेंट हो तो आपको बार बार जो है प्रोग्राम, अभी रिकर्सिव एल्गोरिथम लिखे हैं कि नहीं आप, एनी रिकर्सिव एल्गोरिथम? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक, तो वहां पर ये प्रोग्राम इसलिए दिखा है क्योंकि यहाँ जो प्रिंटफ परसेंटेज डी हम लोग लिखे, अब ये चीज बेसिकली 10+20 वहां करेंगे तो डायरेक्ट 10+20 होगा। तो ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में भी हम लोग क्या करते हैं, वी आर सप्लाइंग डेटा डायरेक्टली टू द रजिस्टर इन प्लेस ऑफ प्रोवाइडिंग एड्रेस in the form of register or memory variable, because you already know the operand is available, yani ki data is available with either memory location or registers। तो आप रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन के जगह अगर डायरेक्ट डेटा को ही एलोकेट करते हैं, देन दैट इज द immediate mode of addressing। I think that it is clear to you। क्लियर नहीं हुआ? Now the second category of addressing mode is the memory based addressing modes। तो मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड में को डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ कंपोनेंट और एड्रेसिंग एलिमेंट डिस्कस करेंगे जो एरे के केस में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं, जैसे आज वी नो दैट द मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन ऑपरेंड, जो लोकेशन होगा आपका ऑपरेंड का उसको ये स्पेसिफाई करेगा, विच इज प्लेस्ड इन ए मेमोरी, एंड द मेमोरी एड्रेस ऑफ एन ऑपरेंड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। अब ये 2 कंपोनेंट हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं एरे के केस में, इसलिए एग्जांपल यहाँ एरे का लिए है, दैट इज द स्टार्टिंग एड्रेस और यू कैन से बेस एड्रेस, एंड द सेकंड वन इज द ऑफसेट और इफेक्टिव एड्रेस। ऑफसेट और इफेक्टिव एड्रेस, लाइक अगर हम एक इंटीजर एरे लेते हैं ऑफ साइज 6 और इसमें 6 एलिमेंट एलोकेट कर दिए, तो ये A0 से A5 तक लोअर बाउंड 0 होगा, अपर बाउंड 6 में से 1 कम होगा, यानी कि साइज -1 होता है। और इंटीजर है तो इसके हार्ड ब्लॉक का साइज कितना होगा, 2 बाइट। Yes, sir. तो Yes, sir. in case of array we assume the starting address suppose 1000, earlier we already discussed these things। तो अगर 1000 हम लोग assume करते हैं तो ये starting address is the base address in case of array, यही होता है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो अब इफेक्टिव एड्रेस क्या है, ये स्टार्टिंग एड्रेस तो क्लियर हो गया, दैट इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट,
and we also known as base address. In the case of array, we are knowing it as a base address also. But what is offset or effective address? That means to take decision over the rest of element, you need address of that element. So suppose if you want to find out the address of A4, तो A0 का तो एड्रेस 1000 एज्यूम किए हैं, मान लेते हैं अगर ये बेस एड्रेस है. A4 का एड्रेस कैसे निकालते हैं? तो टू फाइंड आउट द इफेक्टिव एड्रेस और ऑफसेट ऑफ A4, वी जस्ट नीड अ इफेक्टिव एड्रेस. यानी कि हाउ वी फाइंड आउट द इफेक्टिव एड्रेस? तो इफेक्टिव एड्रेस हम लोग इस केस में कैसे निकाले थे? दैट इज द एड्रेस ऑफ लोकेशन A4. तो वी जस्ट यूज द स्टार्टिंग एड्रेस, बेस एड्रेस प्लस W is the word length of the data which is allocated inside the array and location is the index. यानी हमने बेस को भी यूज किया, इंडेक्स को भी यूज किया. इंडेक्स, जिस इंडेक्स पोजीशन के पर जो वैल्यू है उसके एड्रेस को निकालना है. W that is the word length of each data available with the particular list. जैसे इंटीजर है तो साइज 2 बाइट होगा, फ्लोट है तो 4 होगा, कैरेक्टर है तो 1 होगा. तो उसको हम लोग यहाँ पर नोटिफाई किए. तो बेस एड्रेस के लिए 1000 हो गया, W के लिए आप 2 ले रहे हैं इंटीजर के लिए, और लोकेशन चूंकि A4 का आपको एड्रेस चाहिए तो 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो फाइनली यू विल हैव 1008. अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 1008 कैसे आता है? तो 1000 के बाद चूंकि इंटीजर का साइज 2 बाइट है तो 2 बाइट बढ़ाते हुए 1008 तक पहुंचते हैं. तो इफेक्टिव एड्रेस में यहाँ कौन कौन सा एड्रेस एलिमेंट यूज हुआ, कोई बताएंगे? इफेक्टिव एड्रेस जो हम लोग एरे के केस में कैलकुलेट किए, A4, अगर A5 का निकालना है तो क्या करेंगे? W की जगह तो 2 रहेगा, बेस एड्रेस 1000 रहेगा, यस सर, LOC 5 हो जाएगा. तो 5 into 2 करेंगे तो 10 होगा, यस यानी 1010. Yes, अब यहाँ पर देखिए लिस्ट में आप एरे का जो ब्लॉकिंग किया हुआ है उसमें भी 2 बाइट बढ़ाते हुए अगर हम 12 को पहुंच रहे हैं जो A5 पर एलोकेटेड है, तो उसका आपका एड्रेस इफेक्टिव एड्रेस 1010 है. तो यहाँ पर जो इफेक्टिव एड्रेस ऑफसेट हम निकाल रहे हैं उसके लिए कौन कौन सा एड्रेसिंग एलिमेंट यूज कर रहे हैं, ताकि इसके बाद जब आपको हम एड्रेसिंग एलिमेंट बताएं तो समझ में आए आपको कि इफेक्टिव एड्रेस के लिए एड्रेसिंग एलिमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है. तो यहाँ पर कौन कौन सा एड्रेसिंग एलिमेंट यूज हो रहा है इफेक्टिव एड्रेस निकालने के लिए? एनीवन? वर्ड, लोकेशन और बेस एड्रेस. इंडेक्स. यानी तीनों चीज यूज हो गया, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. यहाँ पर आपका यूज हो रहा है बेस, यहाँ पर आपका यूज हो रहा है इंडेक्स, जो लोकेशन आप यहाँ नोटिफाई कर रहे हैं, और यहाँ पर यूज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट दैट मींस 8 बिट है, 16 बिट है, वो डेटा टाइप यानी कि वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, 8 बिट है और 16 बिट है. तो ये जो बेस, इंडेक्स और डिस्प्लेसमेंट है, यही तीनों जो आपका है ये एड्रेसिंग एलिमेंट है जिसको हम यूज करेंगे इंटेल 8086 के एड्रेसिंग मोड्स को डिस्कस करने के लिए. यानी रेस्ट ऑफ द एड्रेसिंग मोड जो 6 हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें बेस, इंडेक्स और डिस्प्लेसमेंट का इंपॉर्टेंट रोल होगा. ठीक है ना? दूसरा कि इफेक्टिव एड्रेस जब भी लिखेंगे तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे. दैट मींस दिस इज द सिंबल यूज्ड फॉर इफेक्टिव एड्रेस. तो जब भी आप इफेक्टिव एड्रेस कोई भी बनाएंगे तो उसको ये ब्रैकेट के अंदर नोटिफाई करेंगे, यहाँ पर हम लोग उसको लिखेंगे. तो नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द इफेक्टिव एड्रेस और ऑफसेट. क्योंकि स्टार्टिंग एड्रेस तो आपको पता है, तो अभी आपको इफेक्टिव एड्रेस भी समझ में आ जाएगा. जैसे हम लोग एरे का एग्जांपल लिए, 4th A4 का हमने एड्रेस निकाला इफेक्टिव एड्रेस. इसका मतलब है कि इफेक्टिव एड्रेस को डिफाइन करने में क्या हम पता कर रहे हैं, ये 1008 जो एड्रेस है इसका, ये आपका बेस, जो आपका मेमोरी सेगमेंट का बेस जो आपका डेटा है उससे कितना दूर है, ये हमारा ऑफसेट तय करता है. तो जब आप डिफाइन करेंगे यहाँ तो वो क्लियर हो जाएगा. व्हेन एन ऑपरेंड इज स्टोर्ड इन ए मेमोरी लोकेशन, हाउ फार द ऑपरेंड्स मेमोरी लोकेशन इज विद इन अ मेमोरी सेगमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सेगमेंट इज नोन एज इफेक्टिव एड्रेस और ऑफसेट. आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर. सेम थिंग यहाँ कर रहे हैं. यानी कि यहाँ जो एरे के केस में जो है ये A4 जो है ये A0 से कितना डिस्टेंस, कितना दूरी पर है, कितने ब्लॉक के बाद है, वो तय करेगा आपका कि इसका एड्रेस क्या होगा. अगर स्टार्टिंग एड्रेस आपके पास है तो चाहे आप इफेक्टिव एड्रेस के लिए फॉर्मुलेट करें या डायरेक्टली भी एलोकेट करेंगे तो 2 बाइट बढ़ाते हुए यहाँ पर इसका इफेक्टिव एड्रेस आप निकाल पाएंगे. ठीक है ना? तो ये डिफिनेशन इज क्लियर.
यस सर। सर फ्लोट के केस में ये 4 बाइट बढ़ते चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, फ्लोट के केस में 4 बाइट होगा, वो हम लोग प्रोग्राम में भी देखे थे, आप भी देख सकते हैं। आप प्रोग्राम में भी साइज जो है किसी भी एरे को डिक्लेयर करिए और एरे का जो एलिमेंट इनपुट लेने के बाद उसका एड्रेस प्रिंट कराइए। तो एड्रेस प्रिंट कराइए तो पहले लोकेशन का एड्रेस आपका तो जो बेस एड्रेस है उसको प्रिंट करेगा। उसके बाद का जो एड्रेस है, अगर इंटीजर आपका डेटा होल्ड कर रहा होगा तो 1-1 बाइट बढ़ता जाएगा। अगर फ्लोट होल्ड कर रहा होगा, ये देखे थे ना हम लोग क्लास में, एड्रेस प्रिंट करके देखे नहीं किए थे? नहीं सर, एब्सेंट थे। देखिए यहाँ पर No, sir. कर चुके हैं। तो यहाँ जैसे ए बी है, ए बी के जगह अगर हम एक और वेरिएबल सपोज ले लेते हैं, ए बी नहीं लेते हैं, ए को ही ले लेते हैं। अगर सपोज 3 या 3 नहीं लेते हैं, इसमें वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं सपोज, उसी के हिसाब से हो जाएगा 1 2 3, साइज 3 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम इसका इस एरे का साइज हमको अगर करना है तो इसके लिए एक और वेरिएबल लेना होगा, इंट आई एक ले लिए, और यहाँ पर फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3 एंड i प्लस प्लस। यहाँ पर इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एरे का एड्रेस प्रिंट कराएंगे, वैल्यू नहीं। तो अगर वैल्यू एड्रेस दोनों प्रिंट कराना है तो वो भी करा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वैल्यू इक्वल टू %d एंड यहाँ टैब यूज कर लीजिए, एड्रेस इक्वल टू %u, अनसाइंड इंटीजर होगा एड्रेस। तो पहले हम लोग यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, तो वैल्यू हो गया a i, जो आपका a i का वैल्यू होगा वो डिस्प्ले होगा। और एड्रेस प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ a i। तो यहाँ न्यू लाइन कर देंगे ताकि, अच्छा फिर ये खुल गया है, फिर तो इसमें एड्रेस, अच्छा ठीक है, इसमें एड्रेस आपका जो है वो 4-4 बाइट बढ़ेगा, ठीक है ना। आईडी है तो इंटीजर है तो ये 4-4 बाइट बढ़ेगा। हाँ प्रशांत कुमार बोलिए। सर प्रिंटफ में एड्रेस ऑफ m% का यूज होता है। प्रिंटफ में m% का यूज होता है, आप यहाँ पे एड्रेस ऑफ ai लिखे हैं। हाँ क्यों नहीं होगा, हम अगर वैल्यू के जगह एड्रेस प्रिंट कराएंगे तो एड्रेस को कॉल करेंगे ना। हम इनपुट नहीं कर रहे हैं, ये ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पर एलोकेटेड है, लेकिन हम इसके एड्रेस को प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो करेंगे। ओके सर। बिकॉज इसलिए हम बोले क्योंकि ये 4 बाइट लेगा, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर आपका 32 बिट के चलते 4 बाइट लेगा। तो वैल्यू हमारा 1 2 3 है। वैल्यू 1 का एड्रेस क्या है, पहला आपका ये बेस एड्रेस हो गया 2358848। वैल्यू 2 का एड्रेस क्या हो गया, नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट का 23588 कॉमन है, 48 में 4 बढ़ गया 52 हो गया। वैल्यू 3 का एड्रेस क्या हो गया, 23588 आपका कॉमन है, 52 में 4 बढ़ गया तो 56। आर यू गेटिंग द पॉइंट सर यस सर, 4-4 बढ़ रहा है। 4-4 बढ़ रहा है कि हम ये देव C++ जो है IDE, ये 32 बिट आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो 16 बिट नहीं है, इसलिए आपका इंटीजर जो है वो यहाँ पर 4 बाइट है। अब इसी इंटीजर को हाँ इसी इंटीजर, हाँ बोलिए सर वहाँ TDM GCC 64 बिट रिलीज लिखा हुआ है, तो वो क्या सर, वो क्या है सर, TDM GCC 64 बिट रिलीज। अच्छा ये यस सर वही, यस सर। हाँ 64 बिट आपका जो है वो पर्टिकुलर आपका जो कंपाइलर है ना, जिस कंपाइलर का ये सपोर्ट ले रहा है, यस सर, ना जो आईडी जो कंपाइलर का सपोर्ट ले रहा है। अब इसमें 64 बिट भी है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से है, जैसे इसमें 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। अगर